लास्ट में ओजोनलिसिस देखा था ना, ठीक है। उसमें जिंक वाली बात करिए बोले कि वो जिंक की बात क्यों लिख रहे हैं। अगर जिंक ना ले तो क्या हो जाएगा, अगर जिंक ना ले तो वहाँ पे अगर एल्डिहाइड बन रहा है, जरूर नहीं बने, अगर एल्डिहाइड बन रहा है तो वो फर्दर ऑक्सीडाइज होकर एसिड बन जाएगा। अगर आपको एसिड चाहिए तो ठीक है, बन ही रहा है। लेकिन अगर आप चाहते हो नहीं एल्डिहाइड बने और एल्डिहाइड ही मिले तो रिएक्शन को रोकना पड़ता है। क्या रही बात, ठीक है। अब फटाफट अपन एल्काइंस की बातें कर लेते हैं क्योंकि बहुत कम टाइम लेती है और बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो एल्काइन में जो दो पाई बॉन्ड्स हैं उन दोनों के बारे में आपको बात करनी होगी। तो अपन फटाफट 2 मिनट बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर्स ऑफ एल्काइन। ये स्ट्रक्चर ऑफ एल्काइंस देखिए, जनरल एल्काइन ले लिया कोई अपन ने, ठीक है। दोनों तरफ H भी हो सकता है, एसिटिलीन भी हो सकता है। इस कार्बन का रेपुटेशन sp है, इसका भी sp है। अब sp कार्बन कैसा होता है, बिल्कुल बेसिक बात करते हैं। ये है हमारा कार्बन 2s2 2p2, ये हो गया 2s2 और ये हो गया हमारा 2p2। इस तरह से तो कार्बन 2 बॉन्ड ही बनाएगा, बट अगर कार्बन के 2 ही बॉन्ड है तो बहुत अनस्टेबल हो जाता है। 4 बॉन्ड कैसे बनाए, किसी इलेक्ट्रॉन को पहले आप आगे भेज दीजिए, ठीक है, भेज दिया। अब क्योंकि मुझे फिलहाल sp हाइब्रिडाइजेशन की बात करनी है तो मैं s और p को मिक्स कर रहा हूँ। ये p ऑर्बिटल और ये p ऑर्बिटल मैंने छोड़ दिया। तो अब 2 ऑर्बिटल्स को जब आप मिक्स करोगे तो मान लीजिए ये मेरा कार्बन का एटम है, तो एक sp ऑर्बिटल इधर रहेगा और एक sp ऑर्बिटल इधर रहेगा। अब 2 p ऑर्बिटल कहाँ है, कि ऑर्बिटल में रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से करते हैं नफरत, तो ऑर्बिटल दूर से दूर रहना चाहेंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी दूर से दूर रहना चाहेंगे। तो मैंने इन 2 ऑर्बिटल्स को दूर से दूर रख दिया। अब जो मेरे पास 2 p ऑर्बिटल बचे जिनमें एक इलेक्ट्रॉन भी, इनमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, इनमें भी एक इलेक्ट्रॉन है। अब जो 2 p ऑर्बिटल मेरे पास बचे हैं उन्हें कहाँ रखूँ, तो एक को इसके परपेंडिकुलर रखो, वो भी दिखेगा तो ऐसे डम्बल नहीं दिखता है। एक इधर परपेंडिकुलर, आधा आपकी तरफ आधा अंदर की तरफ, एक ऐसे ऊपर और नीचे, आधा ऊपर और आधा नीचे। अगर मैं उसको पेपर में बनाने की कोशिश करूँ तो उतना स्पष्ट नहीं बना पाऊंगा, तो मैं कलर चेंज कर देता हूँ कि एक तो ये बना लिया, तो ये तो बिल्कुल साफ दिख रहा है, आधा ऊपर और आधा नीचे, इसमें इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब जो आपकी तरफ आ रहा है आगे, आधा आगे और आधा पीछे, उसको बताने के लिए मैं 3D 2D में अगर बनाऊं तो मुश्किल हो जाता है, तो कलर चेंज कर देते हैं, ये ऐसे दिखा देते हैं, ये सुनो। और अगर और क्लियर करने का, आधा आपकी तरफ है आधा पीछे की तरफ जा रहा है, तो उसको ऐसे दिखा देते हैं। एक को पूरा ऐसे सॉलिड बना देते और एक के अंदर ऐसे डैश कर देते हैं। तो ऐसे कहते हैं कि जो सॉलिड होता है वो बाहर आ रहा है ऑब्जर्वर की तरफ और जो डैश्ड है वो ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है, ऐसा बोल देते हैं। तो मैंने इस तरह से बना दिया इसको, ये सुनो। अब आइए इस बॉन्डिंग को समझते हैं। तो देखिए कार्बन कैसा है, sp है, तो ये एक sp ऑर्बिटल, ये दूसरा sp ऑर्बिटल, दोनों में एक इलेक्ट्रॉन। ये वाला दूसरा कार्बन है, इसके पास भी एक sp ऑर्बिटल और एक दूसरा sp ऑर्बिटल, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। यहाँ पे r या x जो भी आएगा, r या x जो भी आएगा, तो यहाँ पर भी एक सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। ये तो सारा पाई बॉन्ड का है। पाई बॉन्ड का बनते हैं जब ऑर्बिटल साइडवेज ओवरलैप करते हैं, और मुझे यहाँ 2 पाई बॉन्ड बनाना है। तो आप देखिए इन दोनों के पास इसके पास और इसके पास, दोनों के पास एक p ऑर्बिटल होगा, दोनों के पास एक p ऑर्बिटल होगा। इस तरह से दोनों में एक इलेक्ट्रॉन वो जुड़ जाएंगे और एक पाई बॉन्ड बन जाएगा। और दूसरा कि एक p ऑर्बिटल ऐसे भी तो होगा, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे और एक और पाई बॉन्ड बन जाएगा, एक पाई बॉन्ड u बन जाएगा, एक पाई बॉन्ड u बन जाएगा। ये बात समझ में आती है, राइट। मुद्दे की बात ये, यहाँ कितने पाई बॉन्ड है, 2। मुद्दे की बात ये कि दोनों पाई बॉन्ड एक प्लेन में नहीं है। अगर एक पाई बॉन्ड हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, अगर एक फर्श के पैरेलल चल रहा है, तो दूसरा जो है वो इस ये वाली जो दीवार इसके पैरेलल चलेगा। अगर एक हॉरिजॉन्टल है तो दूसरा वर्टिकल प्लेन में होगा ही होगा। दे आर नॉट इन द सेम प्लेन, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये बात समझ में आती है कि एक पाई बॉन्ड अगर यू है तो दूसरा का पाई बॉन्ड यू नहीं हो सकता, उसका और वर्टिकल होना जरूरी है। ये सुन लो, तो हम ऐसा कह सकते हैं द 2 pi bonds are perpendicular to each other, are perpendicular to each other। एल्कीन में एक ही पाई बॉन्ड था, तो
तो परपेंडिकुलर की बात ही नहीं आ रही थी। अब यहाँ दो है तो दोनों की अरेंजमेंट की बात करनी पड़ेगी। तो वही हम करें स्ट्रक्चर ऑफ एल्काइंस। ये वाला बॉन्ड बहुत स्पष्ट है, ये लीनियर स्ट्रक्चर sp तो लीनियर ही होगा। यहाँ पर थोड़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं कि जो दो पाई बॉन्ड है उन पर थोड़ी बात कर दो, उनके हमने थोड़ी बात कर ली। यस और नो, फटाफट लिखिए। बात शुरू यहीं से कर लो कि द टू पाई बॉन्ड्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। बाकी ये कहानी तुमसे कोई पूछेगा। ऐसी कुछ बातें हैं एनसीईआरटी ने भी दिखाई है। उन्होंने दोनों तरफ एच ले लिए और ये देखिए ये कार्बन बीच में, ये कार्बन, ये sp ऑर्बिटल्स, इधर एक सिग्मा बॉन्ड बना, इधर सिग्मा, और इनका आपस में भी सिग्मा बॉन्ड बना। दिख रहा है ये डायग्राम आपको? एकदम नॉर्मल पानी, ना गर्म ना ठंडा। ठीक है, डायग्राम स्पष्ट हो गया आपको कि नहीं? ठीक है। और इसी के नीचे ये दो पाई बॉन्ड्स की बात कर रहे हैं, दो पाई बॉन्ड्स इन्होंने दिखाए। अब ये दोनों कलर एक जैसे ही है, तो बट हम विजुअलाइज कर रहे हैं कि दोनों एक प्लेन में नहीं है, एक व्यू हॉरिजॉन्टल प्लेन में तो दूसरा ऐसे वर्टिकल प्लेन में। हॉरिजॉन्टल से हॉरिजॉन्टल जुड़ा, वर्टिकल से वर्टिकल जुड़ा, दो पाई बॉन्ड बना लिए। यस, समझ में आता है डायग्राम? ठीक है, इन्होंने बोला है, अगर आप एनसीईआरटी चेक करें तो एक पाई बॉन्ड के लिए बोला अबव द प्लेन ऑफ द पेपर, दूसरे पाई बॉन्ड के लिए बोला इन द प्लेन ऑफ द पेपर, कि जो पेपर के प्लेन में है, और एक उसके आगे अबव, आगे तो आधा आगे तो आधा पीछे भी होगा। ये ऐसे स्पष्ट बोला है इन्होंने। एक पाई बॉन्ड के लिए अबव द प्लेन ऑफ द पेपर, दूसरे के लिए इन द प्लेन ऑफ द पेपर। तो अगर यही हमारा पेपर है तो एक पाई बॉन्ड तो इसी प्लेन में है और एक ऐसे, आधा आगे और आधा पीछे। समझ में आ रहा है? ठीक है। अब यहाँ पर एक जबरदस्ती एक शब्द यूज करते हैं लोग, किताब यूज करने इसलिए मुझे बोलना पड़ेगा, बट उसका कोई ज्यादा औचित्य नहीं है, बट वो वर्ड यूज कर रहे हैं, पूछ लेते हैं क्या ये सच है, तो किताब में लिखा हुआ सच ही मानना। वो ऐसा बोलते हैं, लाइन लिखो, एल्काइन्स हैव अ सिलेंड्रिकल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। एल्काइन्स की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे क्या टिप्पणी कर रहे हैं? एल्काइन्स हैव अ सिलेंड्रिकल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब बोले सिलेंडर, अब जैसे मेरी पानी की बोतल चली गई, दोनों बोतल, ये एक सिलेंडर जैसे दिख रहा है ना आपको,
हमको एल्काइन में सबको दिख नहीं रहा सिलेंडर बना हुआ, बट किताबें कह रही एल्काइन जब सिलेंड्रिकल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो वो इस तरह से कह रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं कि जैसे मैं कार्बन हूँ, दूसरा कार्बन मान लो मोबाइल, ठीक है, जिनमें पाई बॉन्ड है, एक कार्बन है, एक कार्बन मोबाइल, तो हमारे बीच में एक सिग्मा बॉन्ड है। अब जो पी ऑर्बिटल्स हैं, मान लीजिए मेरा एक पी ऑर्बिटल यू है, उसका भी एक पी ऑर्बिटल यू होगा, मेरा एक पी ऑर्बिटल ऊपर और नीचे है तो उसका भी एक पी ऑर्बिटल ऊपर और नीचे होगा। अब मेरा ये वाला पी ऑर्बिटल उसके ऐसे पी ऑर्बिटल से जुड़ेगा तो एक पाई क्लाउड बनेगा, एक पाई बॉन्ड बनेगा। पाई बॉन्ड किधर बनेगा? इस प्लेन में बनेगा, आधा इधर आधा इधर, एक बादल इधर एक बादल इधर, आया ना, ठीक। अब जो मेरा पी ऑर्बिटल ऊपर और नीचे, उसके पास भी ऊपर और नीचे, ऊपर वाला ऊपर से जुड़ जाएगा, नीचे वाला नीचे से जुड़ जाएगा, तो एक और पाई बॉन्ड बन जाएगा जिसमें दो पाई क्लाउड है, एक क्लाउड ऊपर है और एक क्लाउड नीचे है। यस, तो दो पाई बॉन्ड हो गए और चार पाई क्लाउड हो गए। दो पाई बॉन्ड कौन से? एक इस प्लेन में, एक यू, और एक पाई बॉन्ड कैसे? यू, दो पाई बॉन्ड हो गए। चार पाई क्लाउड, एक पाई क्लाउड इधर, एक पाई क्लाउड इधर, एक पाई क्लाउड ऊपर और एक पाई क्लाउड इधर नीचे। अब अगर थोड़ा सा मैं दूर जाके पीछे जाके देखूं तो एक सिलेंडर बनता हुआ दिख तो रहा है, क्या पाई बादल इधर है, फिर बादल पाई का बादल इधर है, फिर बादल इधर है और फिर बादल इधर है, तो एक ऐसा पूरा सर्कल जैसा बनता हुआ तो दिखता है। यस और तो दूर से देखे तो बोले हाँ सिलेंडर जैसा, इलेक्ट्रॉन 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 पूरा ऐसे सर्कल जैसा लग तो रहा है, और वो बादल ऐसे पीछे की तरफ भी जा रहे हैं तो वो सिलेंडर जैसा लग रहा है। आई होप कुछ विजुअलाइज कर पाए आप, राइट। तो इस तरह से सिलेंडर समझ में आता है, एमटीपी बोट पानी बोतल कैसी, ये सिलेंडर ही है। तो ये कुछ है, दूर से देखे तो लगता है यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन है, नीचे भी इलेक्ट्रॉन है, इधर भी इलेक्ट्रॉन है, तो पूरे इलेक्ट्रॉन का एक ऐसा एक सिलेंडर जैसा बन गया। हाँ यार, तो ये वर्ड लिखा है, किताब में भी लिख रही है कि एल्काइंस आर सेड टू हैव अ सिलेंड्रिकल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। एल्काइंस के बारे में ऐसा कहा जाता है कि सिलेंड्रिकल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ठीक है। चलिए, अब एल्काइंस को बनाने के बहुत ज्यादा तरीके ही नहीं, अच्छी बात होते तो वो पढ़ लेते, जो है फटाफट निपटाते हैं। और एनसीईआरटी में जो दिए हैं उसके सिवाय एक दो तरीके हम और पढ़ेंगे एक्स्ट्रा, बाकी एनसीईआरटी में जो दिए वही ठीक है। तो लिखो, एनसीईआरटी बहुत कम लिखा है तो हम थोड़ा ज्यादा लिखेंगे। लिखो जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, एल्काइंस को बनाने के जनरल तरीके, जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। और यहाँ पर मैं भी एनसीईआरटी देख रहा था, अपन ने कभी बात करी थी रेजोनेंस का, जब टॉपिक स्टार्ट किया था कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड 154 पिकोमीटर का होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड 134 का, और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड 120 121 का। तो यहाँ पर लिखा हुआ है इसी किताब में, यहाँ पर डायग्राम के नीचे सिंगल बॉन्ड के लिए देखो क्या लिखा है, सी सिंगल बॉन्ड सी 154, फिर ये 120 किसके लिए लिखा है, ये ट्रिपल के लिए लिखा है, ट्रिपल के लिए 120 और डबल के लिए 133, डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखा है 133, हमने 134 याद किया ना, मैंने कहा याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आइडिया ले लीजिए आप, ये यहाँ पे एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है, ठीक है। अब एल्काइन बनाने के जनरल या रेगुलर तरीके क्या है? पहला, बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ कार्बाइड्स, बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ कार्बाइड्स। हाइड्रोलिसिस ऑफ कार्बाइड्स, इधर देखिए एक कंपाउंड होता है CaC, जिसे लोग बोलते हैं कैल्शियम कार्बाइड, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर जान लें तो आगे समझने वाली चीजें और अच्छे समझ में आ जाएगी। कैल्शियम +2 में मेटल है और कार्बन नॉन मेटल है, इनका स्ट्रक्चर ऐसा है जैसे ट्रिपल बॉन्ड इन देम और दोनों को माइनस चाहते हैं, तो CaC2 का स्ट्रक्चर ऐसा है। अब अगर मैं इसमें हाइड्रोलिसिस करा दूं तो आप समझ जाओगे, बेसिकली पानी क्या है, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ H+ एंड OH-। किसको दे H+, उसको दे OH-,
ये बिल्कुल आपको स्पष्ट हो चुका है। और क्या बन जाएगा, एसिटिलीन गैस बन जाएगी। इसको आप अलग अलग नाम से बुलाते हैं, इथाइन भी बुलाते हैं और एसिटिलीन भी बुलाते हैं। ये सुन लो, समझ में आया? कैल्शियम कार्बाइड से किस तरह से एल्काइन बना, एक बात समझ में आ गई। ये एसिटिलीन जो है ये वेल्डिंग में काम आती है, ये एनसीईआरटी में जगह जगह लिखा है, वेल्डिंग में काम आती है। वेल्डिंग में काम आती है। फल पकाने के लिए, जैसे बाजार में जब अपन फल खरीद कर आते हैं तो ऐसा नहीं कि पेड़ पे डाल पे पक गए और फिर उनको तोड़ कर बाजार पे ठेले पे दुकानों पे आए, नहीं, तो बिल्कुल कच्चे तोड़ दिए जाते हैं, बिल्कुल कच्चे तोड़े जाते हैं, फिर गोदाम में पकाए जाते हैं। तो गोदाम में पकाने के लिए भी यही गैस काम में लेते हैं। कोई सारे फलों को रख देते हैं, कैल्शियम कार्बाइड के टुकड़े, आयनिक कंपाउंड है, सॉलिड है, वहाँ छिड़क देते हैं, रख देते हैं और उसके बाद उसको पानी का थोड़ा स्प्रे करते हैं। पानी का स्प्रे करते हैं, जब तक रिएक्शन होती है, एसिटिलीन गैस निकलती है, तब तक वो सारे गोदाम को पूरा बंद कर देते हैं, दरवाजे खिड़कियाँ रोशनदान सब बंद कर देते हैं। अब वहाँ पर एसिटिलीन गैस इकट्ठी हो जाती है और उससे फिर वो पकता है। वो बायोलॉजिकल प्रोसेस क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन कहते हैं ना कि गोदाम में पकाया हुआ फल है, वो गोदाम में इसी से पकाते हैं। पड़ा पड़ा भी फल पकता है, बट वो बहुत धीरे धीरे पकता है। ये रख दो तो 3-4-5 दिन में तैयार हो जाता है, ठीक है। तो ये वेल्डिंग में काम आता है, ये तो एनसीईआरटी में लिखा है, याद रखना ही है आपको। अब ये रिएक्शन तो एनसीईआरटी में दे दी कि कैल्शियम कार्बाइड के हाइड्रोलाइसिस से ये बनता है। हाइड्रोजन चैप्टर में फिर उन्होंने क्या करा, इसी में थोड़ा चेंज कर दिया, बोला D2O ले ले तो क्या होगा, अगर H2O के बजाय D2O ले ले तो क्या होगा। तो बड़ी सिंपल सी रिएक्शन, क्या हो जाएगा बोलो, जहाँ जहाँ H लगा रहे थे वहाँ D लगा दो, बोले वो कैल्शियम है तो उसमें भी लगा दो। और तो हमें इनऑर्गेनिक वाले कंपाउंड में ज्यादा रुचि नहीं, बट फिर भी आपको चलो बता देंगे। और एक एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है, और वो है कि अगर आप मैग्नीशियम कार्बाइड ले लो, अगर आप Mg2C3 ले लो, इसे क्या लोग बोलेंगे, मैग्नीशियम कार्बाइड, और इसका जब हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो लोगों ने देखा है कि ये प्रोपाइन गैस बनती है, एक कार्बन ज्यादा होगा। अब अगर ये समझ में आ जाए तो फायदा रहेगा। तो देखिए इसका भी स्ट्रक्चर याद रखने की कोशिश करें, स्ट्रक्चर याद रखेगा तो आगे लिखिए अपने आप बना लेंगे। ये मैग्नीशियम, फिर अपन ले रहे हैं 3 कार्बन, इसमें -3 दे दो, इसे -1 ही दो, ठीक है। और ये वापस Mg+2, तो देखो Mg+2 Mg+2 +4 -3 और -1 कितना हो गया, -4। अब अगर आप इसका हाइड्रोलाइसिस करें तो पानी क्या है, एक तरह से H+ और OH वाला तो कॉम्बिनेशन है, यहाँ HH फिर यहाँ पर एक बार H, या OH फिर यहाँ पर OH। अब मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड है, मेरी कोई रुचि वैसे ज्यादा है नहीं, बट फिर भी चलो लिख तो लिखते हैं, ये हो गया। और इस तरह से आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी में दे रखा है, ये कहीं और दे रखा है, तो ये हमने एक्स्ट्रा पढ़ लिया, ठीक है। तो कार्बाइड्स का हाइड्रोलाइसिस से हमने कभी पढ़ा था एल्केन बनता था, वो एल्युमिनियम कार्बाइड था, वो बेरिलियम कार्बाइड था, यहाँ पर दूसरे कार्बाइड है, तो वो भी हाइड्रोकार्बन था, ये भी हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। जो भी है हमने पढ़ लिया, समझ में आया एक तरीका। तो एनसीईआरटी 2 ही तरीके दिए, अब 2 और पढ़ देंगे अभी थोड़ी देर में, लेकिन उसमें भी एक एक्स्ट्रा पढ़ जाए, इतना बहुत समझ में भी आ रहा है, थोड़ा रिवाइज करोगे याद रह जाएगा, लिख लो फटाफट।
ठीक है। जब मैं छोटा था, तीसरी या चौथी क्लास की बात मुझे याद है, उस समय मेरे कुछ रिश्तेदार थे जिनके खेत वेत था, किसानी थी उनकी, तो उनके पास ये कंपाउंड था। ये बाजार में मिलता है, कैल्शियम कार्बाइड जो है ये बाजार में मिलता है, क्योंकि किसान लोग इसको यूज करते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत ये रेस्ट्रिक्टेड कंपाउंड है कि मिलता नहीं, जैसे यूरिया मिलता है, अमोनियम नाइट्रेट मिलता है, ये बाजार में मिलता है। तो वो अपने खेत से इसके डले लेके आ गया। उनका रंग होता था जैसे लकड़ी का रंग है ना, ऐसा थोड़ा हल्का कर दो तो ऐसा हल्का सा भूरा सा उस रंग में से आयनिक कंपाउंड था, जिसके डले होते थे, वो डले मिलते थे। तो मैंने तो कभी देखा नहीं था, उस समय तक पढ़ा भी नहीं था। वो लेके आए और क्या करते थे, जैसे जो होता है ना टिन के डब्बे होते हैं, घी का डब्बा है तो डब्बा ऐसा कोई डब्बा लेते और उस डब्बे के अंदर वो पहले उस समय क्या होता था, घरों में सब लोग है ना ऊन को बुनते थे। उस समय रेडीमेड स्वेटर्स और ये बस आने स्टार्ट ही हुए थे, लेकिन ज़्यादातर लोग सर्दियाँ आने से पहले वो सब बुनते रहते थे। तो वो लंबी लंबी सलाइयाँ होती थी, उसकी जो सुई होती थी बहुत लंबी होती थी, तो वो सलाइयों से हम उसमें छेद कर देते, हम उसके अंदर छेद कर देते, या फिर किसी और बड़े सुइये से उसके टिन के डब्बे में छेद कर देते। तो ऊपर से तो खोल के हमने वैसे ही सब घी जो भी यूज़ करना था यूज़ कर लिया, नीचे तो फिर भी एक पैंदा है, उस पैंदे में थोड़ा छेद कर देते। फिर क्या करते, ये जो डला है उस डले को जमीन पर रखा, कहीं फर्श पर रखा, डब्बे को उल्टा रख दिया, खाली डब्बा उल्टा रख दिया, जो पैंदा है वो ऊपर है, और उसमें हमने कर दिए छेद। ठीक है, अब क्या करना है, उससे कुछ नहीं करना, वहाँ पानी डालना है। जैसे ही पानी डालेंगे उस छेद से पानी नीचे ही जाएगा, जैसे ही पानी नीचे जाएगा, नीचे क्या ये वाला कंपाउंड पड़ा है, इस कंपाउंड की रिएक्शन होती है, एकदम से एसिटिलीन बनेगा, एसिटिलीन गैस बनेगी, हीट भी काफी पैदा होती है। अब एसिटिलीन गैस भी है, हीट भी है, वो आग पकड़ लेता है, आग पकड़ लेता है तो एकदम से धमाका होता है, बम, और वो डब्बा जो है वो उछल के बहुत ऊपर जाता, फिर नीचे गिर जाता। अब टिन का डब्बा है तो गिरने से वो फट तो जाएगा नहीं, वो वापस उसको उठा के लाते, ठीक है, और 5-10 बार इसको ये करते जब तक कि उसका वो पैदा फट ना जाए। फिर दूसरे को बोलते हैं अब तू एक डब्बा लेके आ ऐसा, और वो डाला तो मतलब एक डाला आराम से 20-25 बार हमारे काम आ जाता था। लूडो खेलने का पासा होता है ना, लूडो सांप सीढ़ी खेलने का पासा होता है, इतना सा डाला, अब उसको 15-20 बार 30 बार उसके अंदर पानी डालते रहो, वो फूटता रहेगा, फूटता है, फिर इतना छोटा हो जाता है कि उससे इतना कम निकलता है कि वो धमाका नहीं होता। गैस तो निकल रही है पर धमाका नहीं होता, तो एकदम गैस निकले, एकदम हीट निकले, फिर धमाका होता है। तो इस रिएक्शन को हमने प्रैक्टिकली देखा हुआ है। अगर उस समय नहीं पता था कि ये क्या रिएक्शन हो रही है, हाँ उससे पूछा कि ये क्या है, बोला ये क्या कार्बाइड है, वो तो कार्बाइड ही बोलते हैं, वो जान रहे बोलते हैं आप ये कार्बाइड ले लो। लेकिन बाद में समझ में आया जब पढ़ाई करी कि अच्छा वो ऐसा था। फिर बाद में यूट्यूब भी आ गया, यूट्यूब पे जाके ढूंढा था ऐसे रिएक्शन, वहाँ पे भी वीडियोस मिल गए कि हाँ लोग ऐसा ही कर रहे हैं। ठीक है, याद रहेगा कि इस रिएक्शन में एसिटिलीन गैस बनती है जो आग पकड़ सकती है, जो आग पकड़ सकती है, और कई बार उसको लोग फिर आग लगाते भी है जानबूझ के। चलिए बात हो गई हमारी। अब आया एनसीईआरटी का ही दूसरा तरीका। अच्छा इसमें इन्होंने एक रिएक्शन क्या जोड़ दी, एक रिएक्शन क्या जोड़ी है और बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आएगी। इसके बैकग्राउंड में एक रिएक्शन है, इसके आगे नहीं, इसके पीछे एक रिएक्शन जोड़ दी उन्होंने, वो अपन देखते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, समझ में भी आ जाएगी। ये रिएक्शन तो आप जानते ही हैं कि अगर मार्बल को, लाइमस्टोन को आप गर्म किए जाए तो क्या हो जाएगा, ये टूट के देगा कैल्शियम का ऑक्साइड जो कि सॉलिड है और CO2 गैस से जोड़ जाएगी। हाँ ये तो पता है। अब इसमें अगली रिएक्शन जोड़ दी, ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है इसमें मिलाया कार्बन, कैल्शियम ऑक्साइड में मिलाया कार्बन, और बहुत हाई टेम्परेचर, कार्बन कोयला,
तो डायमंड तो मिलाएगा, कोयला सस्ता मिला दिया और बहुत ज्यादा गर्म किया, लगभग 1100 डिग्री। बट इंसिडेंट जब नहीं किया तो आपसे कोई नहीं पूछेगा, और 1100 डिग्री बहुत होता है। आप अपनी लैब में या घर में कितनी आग लगा ले, कितनी देर लगा ले, 1100 डिग्री टेम्परेचर नहीं अचीव होता, राइट। वो फैक्ट्रीज में होता है, आप घर पे या रसोई में या लैब में नहीं अचीव कर सकते इसको। और इससे बनता है कैल्शियम का कार्बाइड, और कार्बन का क्या बना है, CO2, कार्बन का बना है कार्बन मोनोऑक्साइड। फिर इसकी रिएक्शन करा के इन्होंने एसिटिलीन बनाया, राइट। तो हमने डायरेक्टली इससे एसिटिलीन बना लिया, ये इसके पीछे रिएक्शन जोड़ रहे हैं, दो रिएक्शंस। पहला कैल्शियम कार्बोनेट गर्म किया, बोला ये तो ऑब्वियस है। तो दूसरी ओर जो याद रखने वाली वो रिएक्शन वो कौन सी है, क्या आपने कार्बन के साथ गर्म करा और बनाया कैल्शियम कार्बाइड, यस और नो। तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन इज कार्बन कार्बाइड एंड कैल्शियम कार्बाइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। ये रिएक्शन अपन को अलग से ध्यान में रखनी पड़ेगी, पूछ ली तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। अब मैं एक और रिएक्शन बता देता हूँ, वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं छुपी भी होगी, आई थिंक। मुझे याद आ रहा है और क्या नहीं, अभी मैं ढूंढूंगा, पहले बताता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन और जेई में आई भी कई बार, तो नीट में भी वापस आ सकती है। और मुझे बिल्कुल याद आ रहा है कि एनसीईआरटी में वहां छुपाई हुई है, पहले लिख लेते हैं फिर ढूंढूंगा मैं उसको, तब तक आप लिख लेना। क्या ये बोनस रिएक्शन, कैल्शियम कार्बाइड को गर्म करा नाइट्रोजन के साथ, कैल्शियम कार्बाइड को गर्म करा नाइट्रोजन के साथ, और बहुत ज्यादा गर्म करना तो बन जाता है कैल्शियम सिनामाइड प्लस कार्बन। इस कारण मेरी कोई रुचि नहीं, इसे क्या बोलते हैं, कैल्शियम सिनामाइड, कैल्शियम सिनामाइड। और इसमें क्या खास बात है, इसका स्ट्रक्चर सबसे इंपॉर्टेंट है। ये कैल्शियम है और बीच में कार्बन, ये नाइट्रोजन पे माइनस और ये नाइट्रोजन पे दूसरा माइनस, तो कोई चार्ज बैलेंस हो गया +2 -2। बोले इसमें क्या खास बात है, खास बात ये है ये फर्टिलाइजर। ये फर्टिलाइजर कैसे कि जब आप धरती में जमीन में इसको बाजार मिलता है, आपने लिया मिट्टी में डाल दिया, जब बारिश होगी जैसे अभी मार्च का महीना चल रहा है ना, अभी सारी खेतों में फसलें काटी जा रही है, या तो 2-4-5 दिन पहले काट दी गई है या 2-4 दिनों में काटी जाती है। पता है ना आपको, होली पे फसलें कटती है, कट गई। अब अभी कोई फसल नहीं बोई जाएगी, अब लोग काट दी, ये थोड़ी कहा चलो ये फसल तो काट ली, अब हमारा खेत तो खाली हो गया तो नई फसल बो दो, नहीं, फसल बोई जाएगी अब जुलाई में जाके। अभी 3 महीने मार्च अप्रैल मई कोई फसल नहीं बोते, करते क्या है, खेत को तैयार करते फसल के लिए। तैयार कैसे करेंगे, पहले उसका एरिएशन करेंगे, तो उसमें वो कुछ पहले तो हल होता था, आजकल ट्रैक्टर्स आ गए, उससे उसको खड़ते हैं, जिससे कि वो थोड़ा जमीन जो पूरी सॉलिड थी तो अंदर हवा नहीं जा पा रही थी, तो उसको खड़ते हैं ताकि ऑक्सीजन ज़्यादा अंदर जाए, नाइट्रोजन ज़्यादा अंदर जाए, बैक्टीरिया से ग्रोथ हो। फिर बारिश का मौसम, अभी मार्च में तो बारिश नहीं होनी, अप्रैल में बारिश होगी जोधपुर में मई जून में, उससे पहले वो उसमें बीज, बारिश होने से जस्ट पहले बीज और फर्टिलाइजर जमीन में डाल देते हैं। अभी ना तो बीज का कुछ होना है क्योंकि मॉइस्चर ही नहीं है, ना फर्टिलाइजर कुछ होना है, और अभी होना भी नहीं चाहिए। जब पेड़ पौधा होगा तब फर्टिलाइजर को काम करना है ना, पहले ही फर्टिलाइजर ने काम कर दिया तो किसको दे रहा है, नाइट्रोजन, तो पड़े रहते हैं। फिर बारिश हुई, बारिश होते ही फिर वो बीज उगने लगता है, बीज जब उगने लगता है उसके बाद ही उसको न्यूट्रिशन चाहिए। तो जब बारिश हो गई तो धीरे धीरे पानी में, जमीन में, मिट्टी में ये पड़ा था और पानी आ गया, अब इनकी रिएक्शन हो, और ये क्या H+ और H-, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। पहले क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड NH डबल बॉन्ड, और इसमें क्या है, रुको अभी और पानी से रिएक्शन करा, ये बॉन्ड गए, ये बॉन्ड गए, पहले एक तोड़ता हो, पहले एक तुम एक चीज दिख जाएगी जो तुम एकदम करेक्ट कर जाओगे कि हाँ ये तो हमको आता है, ये कंपाउंड तो तुमने नहीं देखा, कोई बात नहीं, एक बॉन्ड तोड़ो, पाई बॉन्ड तोड़ो, सिग्मा बॉन्ड तोड़ो, ये NH2, ये NH2, इधर जाएगा OH, इधर जाएगा H, इधर जाएगा OH, इधर जाएगा H, राइट, ये बन जाएगा और ये बन जाएगा। 2 OH आएंगे तो पानी निकलेगा, आया ना, 2 OH आएंगे तो पानी निकलेगा, ये तो तुमने देखा हुआ है, क्या है ये यूरिया, और अभी और पानी आएगा तो इसका तो बन जाएगा CO2, इधर आ जाएगा अमोनिया, इधर आ जाएगा अमोनिया, ये अमोनिया पेड़ पौधे एब्सॉर्ब कर लेंगे, फिर यूरिया इज द सोर्स ऑफ नाइट्रोजन। यस और नो, बात समझ में आती है। तो
एनसीईआरटी ने यहाँ पे ये रिएक्शन दी इस चैप्टर में, ठीक है। अब इसी से मिलती जुलती रिएक्शन है ये वाली, ये जो कैल्शियम कार्बोनेट बना उसका एक रास्ता था, पानी डाल दो बन जाएगा एसिटिलीन। दूसरा रास्ता कैल्शियम कार्बोनेट डालो नाइट्रोजन और करो बहुत ज्यादा गर्म, लगभग 2000 डिग्री तक गर्म करना पड़ता है, तो आप लैब में नहीं कर सकते, ये फैक्ट्रीज में ही हो सकता है, इंडस्ट्रियल स्केल पे हो सकता है। 2000 डिग्री आप अचीव नहीं कर सकते, 2000 डिग्री तक गर्म किया ये बन गया। बोले ये क्या है कि ये फर्टिलाइजर है। कैसे कि ये जब जमीन में पड़ा पानी आएगा पहले ये बनेगा, मुझे इससे मतलब नहीं, फिर और पानी आएगा ये बनेगा, और ये तो हम खुद डालते हैं, ये तो किसान लोग यूरिया तो खुद डालते हैं, तो वो एक तरह से एक पोटेंट यूरिया है, जब समय आने पे यूरिया बन जाएगा ये, यस और नो, और फिर बाद में अमोनिया मिल गया आपको। गॉट इट? बात समझ में आ रही है? और इस कॉम्बिनेशन को रुक जाओ, इस कॉम्बिनेशन को लोग कार्बन को अलग भी नहीं करते, ऐसे ही भेज देते हैं। दिस कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड नाइट्रोलिन। ये भी आईआईटी में नाम से पूछा जा चुका है, तो आपसे भी कभी न कभी पूछ लेंगे। बात समझ में आई? तो देखो अपन ने कैल्शियम कार्बाइड की रिएक्शन तो पढ़ ली। कैल्शियम कार्बाइड की सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन क्या है? पानी डालो एसिटिलीन बनेगा, एसिटिलीन वेल्डिंग में और फल पकाने में काम आता है, तो पढ़ लिया। अब एनसीईआरटी ने ही ये कैसे बनता है वो रिएक्शन दे दी, तो तुम्हें पढ़नी है। और अब मैंने आपको एक एक्स्ट्रा रिएक्शन बता दी कि कैल्शियम कार्बाइड का एक और उपयोग है, और वो भी अभी मैं एनसीईआरटी में ढूंढ के आपको बता दूंगा। देखो यहाँ पे छुपा रखा है। आई होप इट इज मेकिंग सेंस। जो अगर बैठ तो रहा है, नहीं बैठ रहा बंदा, बैठ रहा है, बिठाओ उसको ढंग से, तो ढूंढता हूँ। तो मैंने ढूंढा, ये रिएक्शन मुझे नहीं मिली, ये नहीं, बट नाइट्रोजन पी ब्लॉक में नाइट्रोजन के यूजेस में लिखा है द मेन यूज ऑफ डाइनाइट्रोजन इज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया एंड अदर
फर्टिलाइजर्स, और उस अदर फर्टिलाइजर के अंदर लिखा है फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम सिनामाइड, कि नाइट्रोजन के यूजेस में दिया है। बट मुझे याद आ रहा है ये रिएक्शन कहीं और दे रखी है, जो अभी मुझे वो चैप्टर याद नहीं आ रहा। यस, बट ये एनसीईआरटी में कहीं छुपा के दिया हुआ तो है, बट जब पढ़ेंगे तो दिखेगा, तो याद आ रहा है हाँ ये तो हम ढूंढ रहे थे। ठीक है, और एनीवेज हमने तो लिख लिया और इम्पोर्टेंट मार्क कर लिया। नाइट्रोजन लिखा है, इस कॉम्बिनेशन क्या बोलते हैं? एज इट इज ही बेचते हैं, ये भी देखिए इस कार्बन को अलग करते हैं, साथ ही बेच देते हैं, कोयला सस्ता ही होता, कोई महंगा नहीं होता। ओके, तो हम पढ़ते रहे थे प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल्स, लेकिन वो करते करते हम आगे फर्टिलाइजर की दूसरी चर्चा में हम चले गए, कोई बात नहीं, कोई नुकसान नहीं। अब आया दूसरा एनसीईआरटी के हिसाब से आखिरी तरीका, तो पहले वो पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको एक्स्ट्रा तरीके बताऊंगा। एनसीईआरटी का दूसरा तरीका है, देखो, बाय डीहाइड्रोहैलोजिनेशन, बाय डीहाइड्रोहैलोजिनेशन of vicinal dihalides। इन्होंने विसिनल बोला, हम इसके बाद जेमिनल भी अपनी तरफ से पढ़ लेंगे, बट पहले एनसीईआरटी जो लिखा उसको ढंग से कर लेते हैं। एनसीईआरटी का ही इलस्ट्रेशन लेते हैं। इन्होंने क्या किया, क्या इलस्ट्रेशन लिया कि आपके पास एक CH2Br, एक और CH2Br, हाँ, विसिनल डाइहैलाइड हो। अब इसकी रिएक्शन उन्होंने पहले कराई अल्कोहलिक क्यूएच। अल्कोहलिक क्यूएच देख के आपको याद आना चाहिए कि HX चला जाता है, अल्कोहलिक क्यूएच एलिमिनेशन करवाता है, H और X को निकाल देता है, वो जाके H में झपट्टा मारता है तो X अपने आप निकल जाता है। अगर आपको याद ना आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो मैं आपको ये डायग्राम बना के याद दिलाता हूँ। ये बेस आएगा B माइनस, ये अटैक करेगा, ये इधर याद आएगा। एल्कोहलिक क्यूएच जितनी ऐसी गाली क्लिक होनी चाहिए, अगर प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगी। तो दोनों Br, दोनों सब एक जैसे हैं, तो मैं अपनी मर्जी से कोई भी एक H और कोई भी एक Br को रवाना कर दूं। बोले नहीं ये वाला आ गया, आपकी मर्जी, क्या फर्क पड़ता है, यस और नो। तो उससे क्या हो जाएगा, CH2 CH, ठीक है। एज एक्सपेक्टेड HBr निकल तो गया, एज एक्सपेक्टेड एलिमिनेशन हो तो गया, कर तो दिया, सिंपल, ठीक। अब मुझे तो एल्काइल बनाना है, क्योंकि अभी तक क्या बना, एल्कीन बना, राइट। अच्छा, दूसरा हमने बोला भाई डीहाइड्रोहैलोजिनेशन, तो हाँ ये डीहाइड्रोहैलोजिनेशन तो है, हाइड्रोजन भी गया और हैलोजन भी गया, तो डीहाइड्रोहैलोजिनेशन बोल सकते हैं। बट अभी तक हमको हमारा मंचा प्रोडक्ट तो नहीं मिला, हाँ एक पाई बॉन्ड तो आया, पहले वो भी नहीं था। अब कोई सोचे कि भाई अल्कोहलिक क्यूएच तो वहाँ ही, कुछ ज़्यादा लिख रहा नहीं, अल्कोहलिक क्यूएच तो मैंने ले ही रखा, तो वो अभी एक और H और Br को अगर हटा दे तो मेरा मनचाहा प्रोडक्ट बन सकता है। अगर ऐसा हो जाए तो ये हो सकता है ना। बट लोगों ने देखा कि अल्कोहलिक क्यूएच अगर लेते हैं तो ये तो बनता है लेकिन ये नहीं बनता, तो ये लिखा और मैंने इसको काट दिया। क्यों? जब ये H और Br जा सकता है और हमने यही पढ़ा है, तो फिर यहाँ पर ये H और Br क्यों नहीं जा रहे, वो तो बात माननी पड़ेगी, उससे बहस नहीं कर सकते कि नहीं वहाँ रिएक्शन करी थी यहाँ भी कर। सच ये कि वहाँ रिएक्शन करी थी या नहीं कर रहा हूँ, और आप इसे कितना भी समझाओ वो करने वाला नहीं है, राइट। तो लेकिन हम तो समझे कि ये वो रिएक्शन में ये क्यों नहीं हुई, हमारे समझने से ये हो नहीं जाएगी, लेकिन समझे तो क्यों नहीं हुई। तो जो दलील दी जाती है
जो लॉजिक दिया जाता है वो सुनिएगा। ये जो हाइड्रोजन वाला बॉन्ड है, ये भले ही लग रहा है सिंगल, लेकिन ये मल्टीपल सिंगल लोन पेयर है। मल्टीपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर। ये लग रहा है सिंगल लेकिन पार्शियल डबल है, हाँ या ना? जबकि ये सिंगल लग रहे हैं, सिंगल ही है। तो इनको हटाना आसान है। ये वाला जो बॉन्ड है ये लग रहा है आपको सिंगल, बट इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। तो पार्शियल डबल बॉन्ड को तोड़ना एक सिंगल बॉन्ड से तो कहीं ज्यादा मुश्किल होगा। यस। दूसरा, ये वाला बॉन्ड भी शॉर्टर है और स्ट्रॉन्गर, sp2 हो चुका है। क्योंकि पहले आपने जब बॉन्ड्स तोड़े थे वो sp3 कार्बन के थे, तो sp3 के बॉन्ड्स आर लॉन्गर एंड वीकर, sp2 के बॉन्ड्स आर शॉर्टर एंड स्ट्रॉन्गर। तो ये बॉन्ड तोड़ना भी मुश्किल है और ये वाला बॉन्ड तोड़ना तो कुछ ज्यादा ही मुश्किल हो चुका है। यस और नो? राइट? तो लोगों ने ये दलील दी कि अच्छा चल नहीं, ये नहीं हो रहा तो इसलिए नहीं हो रहा होगा। आई होप ये लॉजिक आपको कन्विंसिंग लगती है। ठीक है, बात तो सही बोल रही, बट मुझे तो एल्काइन बनाना है। इस तरह से अगर नहीं बनता तो अब क्या करें? तो लोगों ने फिर क्या किया, प्रैक्टिस करी, हिट ट्रायल किया, एंड दे फाउंड समथिंग एल्स, एंड दैट समथिंग एल्स वाज कि अगर हम इसकी रिएक्शन NaNH2 से करा, NaNH2 साथ में अमोनिया को एज अ सॉल्वेंट यूज करते हैं, तो ये काम करवा देता है, ये काम वो करवा देता है। अब क्या हुआ? पहले तो बड़ी बातें कर रहे थे, पार्शियल डबल बॉन्ड है और ये शॉर्टर है, स्ट्रॉन्गर है। अब क्या हुआ कि देखो, अल्कोहलिक KOH में जो अटैक करने वाला मेरा जो बेस था वो O- था, OR- है, OH- छोड़। लेकिन यहाँ पर NH2- यहाँ पे अटैक कौन करेगा? NH2-। अब आप बताओ मेरे को, NH2- या OH-, इनमें से ज्यादा स्टेबल कौन सा है, बता सकते हो? आपको पढ़ाया था कभी स्टेबिलिटी ऑफ एनायन की तुलना कैसे करते हैं? तो स्टेबिलिटी ऑफ एनायन डिपेंड्स ऑन 4 फैक्टर्स। पहला इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दूसरा साइज, तीसरा आई इफेक्ट, चौथा रेजोनेंस। तो यहाँ पर एक ही पीरियड में आता है और वो तो साइज वाइज बराबर है और रेजोनेंस में कुछ हो नहीं रहा है, सीधा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला फंडा लगेगा। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो माइनस को फिर भी पकड़ लेगा, झेल लेगा, संभाल लेगा, तो ये ज्यादा स्टेबल है, दिस इज मोर स्टेबल। और अगर ये ज्यादा स्टेबल है तो इसका मतलब है ये कम रिएक्टिव, इसका मतलब है ये कम बेसिक है। और इसके लिए मैं कह सकता हूं दिस इज अ मच स्ट्रॉन्गर बेस, दिस इज अ मच स्ट्रॉन्गर बेस दैन OH-। इस बात से आप सहमत है कि नहीं? तो जो काम वो यहाँ से OH- आ रहा था वो नहीं कर पा रहा था, यहाँ से OH- आ रहा था वो काम नहीं कर पा रहा था, NH2- ने अगर कर दिया तो कोई आश्चर्य वाली बात दिखा भाई, ये तो ज्यादा ताकतवर है। तो भले ही ये बॉन्ड पार्शियल डबल हो चुका है, भले ही ये वाला बॉन्ड भी थोड़ा स्ट्रॉन्गर हो चुका है, बट अगर कोई बहुत ज्यादा ताकत और बहुत ज्यादा रिएक्टिव चीज आए तो वो रिएक्शन कर ले जाएगा। आप कब तक उसे मना करोगे? यस और नो? तो सुनिए, हम क्या पढ़ रहे हैं? प्रिपरेशन ऑफ एल्काइन्स बाय डिहाइड्रोजनेशन ऑफ विसिनल डाइहाइड। तो ये विसिनल डाइहाइड, ये हमारा एल्काइन। इस तरह से जब अल्कोहलिक KOH लिया तो गाड़ी यहीं आके अटक गई। लोगों ने सोचा कि थोड़ा गरम करके देख ले, थोड़ा टाइम दे देते, सब करके देखा, एक दिन दे दिया, थोड़ा गर्म किया, बट दे फाउंड कि नहीं, एल्काइन नहीं बना। हाँ, देन दे ट्राइड समथिंग एल्स, कुछ और ट्राई करो, देन दे ट्राइड समथिंग एल्स, दे फाउंड कि अगर ये ले लेते तो बात बन जाती। तो फिर लोगों ने लॉजिकली उसको समझा कि भाई इसने काम कर दिया और ये नहीं कर पा रहा, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो पार्शियल डबल बॉन्ड है वो इतना ज्यादा मजबूत हो चुका है कि इसके बस का नहीं रहा। पर चूंकि ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव है तो इतना ज्यादा तड़प रहा है अपने नेगेटिव देने के लिए, H+ की भूख इसकी इतनी ज्यादा है कि ये अटैक कर ही देता है और उसको अगले को निकाल ही देता है। राइट? समझ में आ रही बात? ठीक है। अब सवाल उठता है, नहीं उठेगा आज नहीं तो कल ना उठाएगा तुमको, कि जो काम अल्कोहलिक KOH नहीं कर पाया
जो HBr का एलिमिनेशन होता है, जो HBr का एलिमिनेशन, इससे क्या क्या माइनस HBr लिखिए। जो डिहाइड्रोजनेशन अल्कोहलिक KOH नहीं कर पाया, वो डिहाइड्रोजनेशन NaNH2 ने कर दिखाया। NaNH2 का नाम क्या हो जाएगा? सोडामाइड। सोडियम का अमाइड क्या बोलेंगे? सोडामाइड। तो जो काम अल्कोहलिक KOH नहीं कर पाया, वो सोडामाइड ने कर दिया, राइट? जो बहुत मजबूत बॉन्ड था, उसको अल्कोहलिक KOH नहीं तोड़ पा रहा था, NaNH2 ने तोड़ दिया। तो जो आसान बॉन्ड थे, जो अल्कोहलिक KOH भी तोड़ पा रहा था, तो उनको NaNH2 तो तोड़ ही देगा। और NaNH2 बाद में तो ले रहे हो, तो जरूरत पहले क्यों नहीं लिया? जब बाद में लिया ही था तो सीधा ही ले लेते। फिर अल्कोहलिक KOH की नौटंकी भी क्यों करी? समझ में आ रही है? डाउट कभी आएगा आपके मन में कि भाई अल्कोहलिक KOH जो काम नहीं कर पाया, वो इसने कर दिखाया, और आप इसे ले ही रहे बाद में, तो पहले ही ले लो ना। क्योंकि जो काम अल्कोहलिक KOH नहीं कर पाया, अगर वो इसने कर दिया, तो जो काम अल्कोहलिक KOH कर सकता है, तो ये कर ही सकता है। और ये चीज आप बाद में ले ही रहे हो, तो पहले ही ले लो ना। पहले आखिर ये वाली बेकार चीज लेनी क्यों? ये सवाल समझ में आ रहा, राइट? कि जब बाद में ही लिया तो पहले ले लेते, राइट? तो इसका जवाब आपको मिल जाएगा थोड़ी देर में। लिखिए तो लिखो, NCERT में जो लिखा वो अपन अच्छे से समझ लिया। अब मैं आपको एक्स्ट्रा बहुत सारी बातें बताऊंगा जो आपके कहीं काम आएगी।
चलो ये सब तो एनसीईआरटी में दे रखा। अब पहले मैं विसिनल के साथ के बजाय जेमिनल वाली बात बताता हूँ। अब जब उस क्वेश्चन में आएंगे कि जब अल्कोहलिक QH लेने के बाद NaNH2 लिया और उसने वो काम कर दिया जो अल्कोहलिक QH नहीं कर पाया, तो पहले ही ले लेते हैं, क्योंकि जो काम अल्कोहलिक QH कर सकता है वो तो डेफिनेटली कर सकता है, तो पहले क्यों नहीं ले लेते आप? सारी किताबें जनरली बोलती नहीं, पहले अल्कोहलिक QH लो बाद में NaNH2 ले लेना, पहले तो अल्कोहलिक QH लो। रीजन है उसकी बात करते पहले यहीं पर मैं आपको विसिनल वाला भी इलस्ट्रेशन दे दूँ। जेमिनल वाला विसिनल तो एनसीईआरटी में दे दी। ये ब्रोमीन, ये ब्रोमीन और ये H। इसकी रिएक्शन पहले कराई अल्कोहलिक QH से, एक H गया, एक Br गया और बन गया CH2 CH किया, सेम वैसी रिएक्शन होगी। और अब अगेन अल्कोहलिक QH कुछ नहीं कर पाता, लोगों ने ट्राई करके देख लिया, गरम कर लिया, टाइम दे दिया, बट ये वाला प्रोडक्ट नहीं बना तो नहीं बना। हाँ, बाद में NaNH2 ले लिया तो हो गया काम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। NaNH2 के साथ अक्सर अमोनिया एज अ सॉल्वेंट लेते हैं, तो कोई बोलता नहीं है, पर कोई बोल देता हो ये अमोनिया क्या है, तो वो होता है टेस्ट दे रहा हूँ। तो ये बन गया, समझ में आ रहा है? तुमने विसिनल बोला, अपने जेमिनल भी देख लिया, लिखो फटाफट। मैं एक इलस्ट्रेशन से ये बात समझाने की कोशिश करता हूँ कि भाई अगर आपने NaNH2 पहले ही ले लिया तो क्या फर्क पड़ जाएगा। जब मैं उसके बारे में सोच रहा हूँ तो पूछा गया होगा या पूछा जाएगा इस बात के चांस बहुत कम है, बट फिर भी वो डाउट को आंसर करना जरूरी है। देखिए विसिनल से समझाता हूँ, क्योंकि एनसीईआरटी के बाद विसिनल की करी तो उसी में मैं उसको जोड़ रहा हूँ। अगर मैं इसमें पहले अल्कोहलिक QH और बाद में NaNH2 से रिएक्शन करा तो मुझे क्या मिलेगा? अगर मैं डायरेक्टली NaNH2 ले लूँ ना तो भी यहाँ पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा सीधा, क्योंकि जो काम अल्कोहलिक QH कर सकता है वो तो कर ही सकता है, तो यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन थोड़ी सी अगर आप पिक्चर बढ़ा दें तो आपको कॉम्प्लिकेशंस आने दिखने शुरू हो जाएंगे। एक H यहाँ लगाओ, एक H यहाँ लगाओ, एक H यहाँ। अब देखिए अगर आप इसकी रिएक्शन अल्कोहलिक QH से कराते हैं, इस ब्रोमीन के लिए एक ये भी H है, इस ब्रोमीन के लिए ये भी H है, yes or no?
ये अल्फा, ये बीटा है, ये बीटा है। यहाँ पे चॉइस है, इसके लिए यही वाला है, इसके लिए यही वाला है, एक ही तो बात है। But now this bromine has got two different choices. This is also beta adjunct for it and this is also beta adjunct for it. If you take alcoholic QH, तो alcoholic QH हमेशा अच्छा प्रोडक्ट बनाने के लिए, सुंदर प्रोडक्ट बनाने के लिए काम करता है। तो चाहिए इस ब्रोमीन के लिए इस वाले H को ले जाएगा, बोले अच्छा प्रोडक्ट हाइपरकॉन्जुगेशन। If this alkene has got more hyperconjugation then what you would have got from this alkene, तो मैं बना देता हूँ और उसको फिर काट दूंगा, उसको बना देता हूँ। बट ये नहीं बनता, ये बनता, ठीक है। अब एल्कीन आपका यहाँ बन चुका है। अब अगर आप इसकी रिएक्शन NaNH2 से कराते हैं तो डबल बॉन्ड यहाँ आया है, तो ये वाला H चला जाएगा और आपको ये ट्रिपल बॉन्ड मिल जाएगा, ठीक है, बढ़िया। लेकिन अगर वो बोले पहले ही ले लो, अगर आपने डायरेक्टली NaNH2 ले लिया, अब ये बिकॉज NH2 माइनस इज मोर रिएक्टिव, उससे मतलब नहीं अगले का भला हो रहा है कि बुरा हो रहा है। NH2 माइनस इज सो रिएक्टिव, वो सोच ही नहीं, उसका टाइम ही नहीं है कि अगले की बात सुने। वो क्या करेगा, ध्यान दो, देखो वो इस ब्रोमीन के लिए इस हाइड्रोजन को पहले उठाए, क्योंकि उसे मतलब ही नहीं कि अगला अच्छा है कि नहीं है, वो तो अपना सोच रहा है कि मेरे से नेगेटिव नहीं समझ रहा। अब आप सोचो, यहाँ पर हाइड्रोजन 3 है, 2 रिक्त थी और बाहर है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 ही है और मॉलिक्यूल के अंदर है, समझ रहे हो। आपने 4 लोगों ने हाथ पकड़ लिए, तो जो सबसे राइट में सबसे लेफ्ट में वो ज्यादा एक्सपोज्ड है, जो बीच में है वो तो थोड़ा बीच में आ गए, और बीच वाले जो कार्बन्स है इनके पास हाइड्रोजन भी 2-2 है, इनके पास 3-3 है और वो बाहर भी है, और इसमें तो मतलब भी नहीं है। तो किस बात की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि बाहर वाले 3 से भिड़ेगा कि अंदर वाले 2 से भिड़ेगा? बाहर वाले 3 से भिड़ेगा, वो 3 भी है बाहर भी है, तो वो ये NH2 माइनस ज्यादातर यहाँ से उठा लेगा, और जब वो यहाँ से उठा लेगा तो प्रोडक्ट देखना क्या बनाएगा, उसे मतलब ही नहीं, ये बनाएगा। अच्छा, फिर NH2 तो है, वो तो और काम करेगा। अब वो इस Br के लिए इस वाले H को उठाएगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। यहाँ पर 1 H है अंदर है, यहाँ पर 3 H है और वो बाहर, तो बाहर वाले H को अगर वो उठाएगा माइनस HBr फिर से करेगा, तो 2 पाई बॉन्ड तो आपके आ गए, 2 पाई बॉन्ड तो बन गए, बट वो तो एल्काइन थोड़ी, वो तो एल्काटाइन है, ये सर। इसलिए लोग कहते नहीं पहले अल्कोहलिक केस लो और बाद में NH2 लेना, अदरवाइज 2 पाई बॉन्ड और ये 2 पाई बॉन्ड आ तो जाएंगे, बट आप जो सोच रहे हो वो वाले वो पोजीशन नहीं होगी, या पाई बॉन्ड्स कुछ और बिखरे हुए मिल गए आपको, ये सर। तो अगर आपको ये चाहिए तो बिल्कुल आप ले लीजिए NH2, लेकिन बोले जब NH2 बाद में लेना तो पहले ले लो, तो भाई हाँ शुरू में सही लगता है, बट कई बार फर्क नहीं पड़ता, आप पहले ले लो, लेकिन कई बार फर्क पड़ जाता है। ये बात समझ में आई? इसलिए स्टैंडर्ड प्रोसीजर सारी किताबें क्या बोलती है कि पहले ले अल्कोहलिक QH और बाद में ले NH2। जैसे जैसे आप और पढ़ोगे तो फिर आपको ये समझ में आएगा कि अच्छा किसी जगह NH2 डायरेक्ट भी ले ले कोई फर्क नहीं पड़ता, और किसी जगह ले फर्क पड़ता है और क्या पड़ता है, बट इतना आपसे पूछे जाने के चांस ना तो पूछा गया होगा और ना ही पूछा जाएगा, बट फिर भी हम इसका थोड़ा डिस्कशन तो करें, एटलीस्ट ये वाली बात तो हमको समझ में आए कि यहाँ पर फर्क नहीं पड़ रहा, बट हर जगह ऐसा नहीं है बाद में लेना चाहिए पहले ले लो, नहीं। सारी किताबें इसीलिए बोलती है पहले अल्कोहलिक QH लो बाद में NH2। तो जब स्टूडेंट थोड़ा पढ़ लेते हैं, 1 महीने बाद मन में डाउट आता, तो हमने पहले उसको एड्रेस कर लिया कि जो काम अल्कोहलिक QH नहीं कर पाया, अगर वो NH2 ने कर दिया तो जो काम अल्कोहलिक QH कर सकता है वो तो वो कर ही सकता है। तो जब NH2 बाद में ले रहे हो तो पहले ले लेते कि नहीं लेना चाहिए, कई बार उसका अंजाम अनप्रेसिडेंटेड रिजल्ट्स उसके सामने आ जाते हैं जो आपने सोचे नहीं थे। ये सुनो, आप जो सोच रहे वो काम होने की बजाय कुछ और ही रास्ते पे गाड़ी चल चुकी है। ये सुनो, हम अच्छी पढ़ाई करेंगे, अगर आप डॉक्टर बनोगे तो आप ये चीजें पढ़ोगे ना आगे जाके कि भाई ये दवाई है, बट अगर किसी के ये कॉम्प्लिकेशन है तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा, ये नहीं कहा दे दो, जब ये दवाई दे सकते हैं तो दे दो, अरे और भी तो परिस्थिति देखनी पड़ेगी ना। यू हैव टू लुक एट द लार्जर पिक्चर। यहाँ पर इधर उधर कोई नहीं है तो फर्क नहीं पड़ रहा, अब यहाँ पर इधर उधर कोई आते ही परिस्थिति बदल गई, राइट। जैसे तुम लोग जो डॉक्टर बनना चाहते हो तो तुम्हारे मन में कुछ ऐसा शायद होगा तो बताओ कि भाई मुझे ये वाला डॉक्टर बनना है,
डॉक्टर ने MBBS करने के बाद तो कोई नहीं रुकता, वो पढ़ते ही रहते हैं। तो कौन सी चॉइस है, मिलेगी नहीं मिलेगी वो चॉइस दूसरी बात है, बट फिर भी कोई चॉइस तो होगी ना। कौन सा डॉक्टर बनना है तुमको? साइकियाट्रिस्ट। और स्किन वाले क्या होता है? नहीं, स्किन वाले भी नाम है, डॉक्टर होता है क्या? प्रॉपर डॉक्टर होता है? मुझे कैसे फर्जी कोई डिग्री BSc करके आ जाते हैं, बाल का ही तो है और क्या है। 7-8 साल लगते हैं। स्किन वाला में बाल वाला और स्किन वाला एक ही होता है। डर्मेटोलॉजिस्ट इज ओनली हेयर और स्किन इंक्लूडेड। स्किन आती है तो स्किन का मामला बहुत सीरियस है। और भी तुम्हें कौन सा बनना है? सोचा नहीं क्या था? नहीं, हाँ साइकियाट्रिस्ट क्यों बनना है इतने लोग? ऐसा क्या तुम इंटरेस्ट वाई अटेम्प्टेड टू साइकियाट्रिस्ट? फैसिनेशन है तो क्यों? नहीं फिर भी ऐसे थोड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, बाकी तो फिर भी बोलिंग पर पेशेंट थोड़े इंटरेस्टिंग आता है। अरे गले लोग आते हैं अच्छा खूब कुमार के चला जाएगा कि बात अच्छी नहीं लगी। अभी मेरी एक कजिन है तो पहले पाठशाला में पढ़ी थी और वो डॉक्टर बनी, उसका छोटा भाई भी पढ़ा हुआ IIT बना, तो उससे अभी PG कर ली। पहले उदयपुर वाले मेडिकल कॉलेज से पढ़ाई करी, फिर 2-3 साल बीच में कुछ करना होता है ना, प्रैक्टिस या ट्रेनिंग के जो भी वो करी, फिर PG दिया। तो उस समय PG में अभी राजस्थान में एक रूल है कि अगर आपने अपने अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के बीच में जो कुछ साल होते हैं उसमें अगर सर्विस सरकार को आपको सर्विस देनी होती है, अगर वो ग्रामीण इलाकों में दोगे तो you'll get some extra marks in your PG entrance। ऐसा रूल पता है आपको? जरूर पता है? कितने को पता है? हाँ, ये अभी आया, पहले नहीं था, 10 साल पहले रूल नहीं था, अभी 5-6 साल पहले रूल आया कि नहीं आपको अपने जो इंटर्नशिप है, जो भी वो पीरियड बोलते मुझे याद है, वो अगर ग्रामीण इलाकों में दोगे तो आपको पर ईयर इतने नंबर मिलेंगे। जैसे वो 3 साल की होती, 2 साल की होती, तो जितने साल आप ग्रामीण इलाकों में काम करोगे उसका नंबर मिलेगा, और वो अच्छे नंबर है। पर ईयर दे आर गिविंग ऑलमोस्ट 10% मार्क्स। अब 10% मार्क्स तो भाई बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, 2 साल में 20% नंबर। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो गाँव जाने नहीं चाहते, तो उनको किसी को बनना था कि हमको तो सर्जन बनना है, किसी को जनरल सर्जरी करनी थी, जनरल सर्जरी में मास्टर्स करनी थी, किसी को उसमें गायनिक में जाना था। बट अब अगर वो करना है तो आपको अच्छी रैंक लानी पड़ेगी। अच्छी रैंक लाने के लिए 20% नंबर, अगर आप एग्जाम देने से पहले 20% नंबर गए हुए तो आप कितना फाइट कर दोगे। तो अब वो जो मेरी कजिन थी वो गई नहीं कि मैं तो गाँव में नहीं जाऊँगी, वो अपने खुद के गाँव नहीं जाती 2-2 साल, नहीं मेरे को तो नहीं जाना। तो अब उसको फिर साइकियाट्रिस्ट लेनी पड़ी। तो उसका आया कि भैया मैं PG बन रही हूँ, प्रैक्टिस में कर रही है, तो बोले कि साइकियाट्रिस्ट बहुत सही है, अपने घर में आधे खेले उनके इलाज भी करेगी, अच्छी बात है। और फिर बीकानेर वाले मेडिकल कॉलेज से उसने पढ़ाई करी और वहाँ से अभी गोल्ड मेडलिस्ट जो भी कोर्स होता है उसमें से वो PG साइकियाट्री गोल्ड मेडलिस्ट बन के निकली है। तो वो भी नई आई है, तो लोग उसमें जा रहे थे। साइकियाट्री इज नॉट द प्रेफर्ड फील्ड वो, लेकिन जिसके नंबर नहीं आ रहे फिर उसको वहाँ जाना पड़ रहा है। लेकिन अब यहाँ अगर नंबर इस साल नहीं आया तो पहले तो क्या होता था अगले साल फिर दे देंगे। लेकिन जब अगर गाँव में नहीं जाओगे तो जब तक 20% नंबर नहीं मिलेंगे आप तो ऊपर तो आ ही नहीं सकते। तो जिनकी बहुत जान पहचान है वो तो क्या कि हाँ ऑन पेपर कि भाई इसकी इस गांव में ड्यूटी लगी हुई है, बट उनकी इतनी जान पहचान है कि वो गांव कभी गए नहीं, ठीक है। और उन्होंने बैठ के अपने PG की तैयारी कर ली, उनके नंबर आ रहे हैं और वो अच्छी रैंक्स लेके जा रहे हैं। या फिर कोई बहुत जीनियस ही है कि गांव भी गया लेकिन फिर भी अप डाउन कर दिया, फिर भी उसके पास टाइम था, ये बंदा जो ये बंदी जीनियस ही थी तो उसने 2 घंटे में सारी पढ़ाई कर ली। अदरवाइज अब जो नीचे वाले लोग हैं जो अच्छे परफॉर्मर्स हैं वो तो ज़्यादा साइकियाट्री और आंखों का जो डॉक्टर होता है उसके अंदर, और जो ज़्यादा जिनकी ज़्यादा रिस्पेक्ट होती है उसके अंदर वो लोग जा रहे हैं जिन्होंने रूरल एरिया में ट्रेनिंग करी है। और ये रूल सिर्फ राजस्थान में, गुजरात में नहीं है, पता नहीं राजस्थान गवर्नमेंट ऐसा क्यों किया, ये शायद गहलोत सरकार ने किया, राज्य सरकार ने किया, जिससे भी किया। तो आप जब ये पढ़ेंगे तो मान लीजिए आपको साइकियाट्रिस्ट वाला कोर्स करना है, कर भी लिया, भगवान करे आप कर ले, तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा ना कि भाई आपको कोई पेशेंट आया है तो उसकी क्या उम्र है, क्या उसका जेंडर है, क्या उसके हार्मोन्स है, अकॉर्डिंगली आपको दवाई देनी पड़ेगी। ये नहीं कि ये तो सब जगह चलता है, नहीं, यू हैव टू लुक एट द पर्टिकुलर सिचुएशन एंड देन गिव इट मेडिसिन, ये सब। और इसीलिए तो पेशेंट को देखते हैं, पड़ता बुखार हो रहा है गोली ले लेना, अरे भाई बुखार भी तो बहुत अलग अलग कारणों से होते हैं, तो सिचुएशन देख के बात करेंगे। ये नहीं कि नहीं सब एक जैसा होता है, तो ये नहीं कि हाँ जो ये यहाँ पर लिया कोई फर्क नहीं पड़ा, भाई प्रोडक्ट आया हर जगह ले लो, नहीं,
सिचुएशन देख के बात की जाती है या ना? समझ में आ रहा है आपको कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? लिख लो। अब ये तो होगा एनसीईआरटी वाले तरीके। अब एक दो तरीके अपन एक्स्ट्रा पढ़ेंगे जो यहाँ पे एक्स्ट्रा है, बट वो 12th की एनसीईआरटी में कहीं पे दे रखे हैं, तो वहां पे देख ही लेंगे एक बार और यहीं पे एक बार समझ लेंगे। लिखो एक बार, बाय डीहैलोजिनेशन ऑफ टेट्राहैलाइड्स, बाय डीहैलोजिनेशन ऑफ टेट्राहैलाइड्स इधर मैंने बोला टेट्राहैलाइड है, लिखा डाइहैलाइड है। अगर इसमें जिंक का डस्ट मिला दे तो क्या आप जानते हैं कि इससे आपको एल्कीन मिल जाता है? ये रिएक्शन आपको पता है कि नहीं पता है? जिंक क्या देगा? जिंक देगा Zn+2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, इसको बाहर निकाल देगा। पढ़ाया नहीं पढ़ाया? पढ़ाया। देखो अब टेट्राहैलाइड वाली बात, चार चार नहीं लोगे तो टेट्राहैलाइड हो जाएगा, बट फंडा वही है। इसमें आप जिंक डस्ट डाल दो, ठीक है? तो ये अगर 2 X जाते, 2 हैलोजन जाते तो एक पाई बॉन्ड आता है, ये 4 है तो 2 पाई बॉन्ड आ जाएंगे। तो दिस इज द रिएक्शन आई एम टॉकिंग अबाउट। समझ में आ रहा है? नाम क्या लिखा आपने? बाय डीहैलोजिनेशन। हैलोजन का जाना क्या होता है? डीहैलोजिनेशन ऑफ टेट्राहैलाइड, उससे क्या मिल रहा है? एल्काइन। समझ में आ रहा है कि नहीं? खड़ी बात सर, ओके लिख लो।
इधर थोड़ा कंसेप्चुअल तरीका। आपके पास ये एल्काइन, मैं इस तरह के एल्काइन को बोलता हूँ, किताबें बोलती है ये टर्मिनल एल्काइन का एग्जाम्पल है। डू यू एग्री? इसे टर्मिनल एल्काइन बोलते चलेगा। और किताबें कहती है जो टर्मिनल एल्काइन में जो H है ये जरा सा, सारा नहीं, जरा सा एसिडिक है। बोले हाँ, ये चर्चा हमारी हुई है जरा सी। तो ये क्या करेगा, ये टूट के ये वाला काम बहुत थोड़ा सा, बहुत जरा सा ये काम हो सकता है। डू यू एग्री? हाँ। तो अब क्या करा लोगों ने, कोई एल्काइन लिया जैसे यही वाला, इसकी रिएक्शन करा दी CH3MgBr से, बोले तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। क्या आ रहा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट? नहीं आ रहा। इसमें C पे है माइनस, ये क्या दे सकता है H प्लस। इससे मुझे क्या मिलेगा RCC माइनस, चार्ज बैलेंस करने के लिए MgBr प्लस एंड CH4। CH4 तो हमारे मीथेन है, गोबर गैस है, मार्श गैस है, वो तो उड़ जाएगी। ये तो आयनिक कंपाउंड है, ये तो नहीं उड़ेगा। अब इस आयनिक कंपाउंड में मैं मिला देता हूँ, मान लीजिए CH3Cl, ये माइनस से अटैक करेगा, Cl को बाहर निकाल देगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे नॉन टर्मिनल एल्काइन मिल जाएगा। पहले भी एल्काइन था बट वो छोटा था और टर्मिनल था, अब थोड़ा बड़ा है और नॉन टर्मिनल है। ये बात समझ में आती है? अच्छा, इस वाली रिएक्शन पे ध्यान देते हैं। और कोई भी इलेक्ट्रॉन रिच है, C माइनस इज इलेक्ट्रॉन रिच, वो दो काम कर सकता है, बेस वाला या न्यूक्लियोफाइल वाला। और यहाँ पर एलिमिनेशन का कोई स्कोप नहीं है। हाँ, अगर मैं ये ले लूँ, रुक जाओ, CH3CH2Cl 1 डिग्री, तो 1 डिग्री में भी ज्यादातर तो सब्स्टिट्यूशन होगा, ज्यादातर तो सब्स्टिट्यूशन होगा। यस और नो? 1 डिग्री में सब्स्टिट्यूशन इज मेजर। पूरे 3 डिग्री ले लेके क्यों ले रहे हो? अगर आपको बड़ा एल्काइन बनाना है तो क्यों ले रहे हो 3 डिग्री? राइट, हाँ ले लोगे, फिर एलिमिनेशन होगा, फिर मैं बोलने करे बड़ा एल्काइन तो मिला ही नहीं, तुमने ऐसा किया ही क्यों, हम क्या करें? यस, तो 1 डिग्री में सब्स्टिट्यूशन इज मेजर, तो मैं सब्स्टिट्यूशन वाला प्रोडक्ट ही बना रहा हूँ। तो एक तरह से एक टर्मिनल एल्काइन से नॉन टर्मिनल एल्काइन बनाना सीख रहे हैं, एक छोटे एल्काइन से थोड़े बड़े एल्काइंस बनाना सीख रहे हैं। ये 12वीं में एल्काइल हैलाइड्स में दे रखा है, 12वीं का पहला चैप्टर ना एल्काइल हैलाइड्स, तो वहां पे ये किसी टेबल में ये रिएक्शन छुपी हुई है, हम आप फिर देखेंगे इनको, समझ में तो आज ही आ गई। यस और नो? तो ये थोड़े से एक्स्ट्रा तरीके अपने एल्काइन बनाने के देख लिए, इतने ही खत्म, लिख लीजिए।
डाउट है तो आ जाओ। ये पेपर कब हुआ था? कल। जो डाउट कल डिस्कस करेंगे, एक बार देख लेना, याद रख के कल पूछ लेना।